जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है RLGS स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं गुप्त साम्राज्य भाग नंबर 3। इससे पहले हमने हिस्ट्री के सेशन में बात किया था भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2 में गुप्त साम्राज्य से संबंधित। तो गुप्त साम्राज्य को हम भाग नंबर 1 में बात कर चुके हैं, गुप्त साम्राज्य के उत्थान और उसके प्रमुख शासकों के बारे में, उसकी स्थापना के बारे में। भाग नंबर 2 में हमने बात किया था समुद्रगुप्त और अन्य जो समुद्रगुप्त के जो उत्तराधिकारी थे उन तमाम शासकों के बारे में हमने बात किया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भाग नंबर 3 के अंदर गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था और उस समय की कला और संस्कृति और अन्य प्रकार के जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है गुप्ता एम्पायर के लिए के उसके जो है उसको जो है हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हाल ही में हिमाचल सरकार के द्वारा कराए गए जो होने वाले जो एग्ज़ाम हैं, जिसमें कि TGT कमीशन है और आपका जो है JBT कमीशन है, वो आपका आगामी परीक्षाएं हैं, उसके लिए उसी दृष्टि से ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है। तो लगातार आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम यहाँ पर जो है इसी प्रकार की अलग अलग सेशन में अलग अलग प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर सकें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। गुप्ता एम्पायर पार्ट नंबर 3। तो लास्ट टाइम में हमने बात किया था गुप्त साम्राज्य के बारे में कि गुप्त साम्राज्य में जो अंतिम शासक था वो था विष्णुगुप्त, जिसको कि जो कि आपका हुणों के आक्रमण को रोकने में असफल रहता है, और इसी कारण से हुणों के आक्रमण के कारण जो है आपका भारत में गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो गुप्त जो साम्राज्य था दोस्तों उसमें हम अनेक महान शासकों के शासनकाल के बारे में हमने बात की थी, चाहे वो आपका श्रीगुप्त था, घटोत्कच था, चंद्रगुप्त फर्स्ट था, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था, या फिर समुद्रगुप्त था। इन तमाम चीज़ों के लेकर के जो है हमने इन तमाम शासकों के बारे में हमने पिछली 2 वीडियो में डिस्कस किया है। तो आज हम बात करेंगे गुप्त राजाओं की शासन पद्धति के बारे में। तो गुप्त राजाओं की जो शासन पद्धति थी वो कैसी थी। सबसे पहले दोस्तों जो गुप्त साम्राज्य में सबसे पहले जो गुप्त साम्राज्य उसे देशा या भुक्ति में विभाजित किया जाता था। ठीक है, ध्यान रखना किस में विभाजित किया जाता था साम्राज्य को, देशा या भुक्ति में। भुक्ति को प्रांत कहते थे। ठीक है, तो ध्यान रखना मौर्य एम्पायर में भुक्ति को क्या कहते थे, प्रांत कहा जाता था। प्रांतों पर जो है कुमार अमात्य अधिकारी का शासन होता था, ये भी आपने ध्यान रख लेना दोस्तों। प्रांतों का जो प्रमुख है कौन होता था, कुमार अमात्य होता था। और जो है ये जो कुमार अमात्य होता था ये राजा के परिवार या शाही परिवार से संबंध रखता था, या राजा का कोई करीबी आपका जो है व्यक्ति आपका इस पद पर आसीन होता था। ये मौर्य काल का विभाजन इस तरीके से किया जाता था। फिर प्रांतों या फिर भुक्ति को जो है आगे जिले यानी विषयों में विभाजित किया जाता था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना ना कि आपका जो आपका देशा या भुक्ति था उसे आगे जो है किस में विभाजित किया जाता था, विषय। विषय मतलब जिले में इस तरीके से आगे विभाजित किया जाता था। तो मौर्य आपका जो गुप्त काल में जिले को क्या कहते थे, विषय, और प्रांत को क्या कहते थे, भुक्ति या देशा। ठीक है, इस टाइम पीरियड में महत्वपूर्ण जो अधिकारी थे गुप्त काल के, जैसे बलाधिकृत था, ये सैन्य कोष का अधिकारी होता था दोस्तों, सर्वाध्यक्ष होता था, ये सभी विभागों का प्रमुख होता था। और गुप्त काल में आय का सबसे महत्वपूर्ण जो साधन होता था, सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत होता था वो होता था भू राजस्व यानी लैंड रेवेन्यू से जो है राज्य की जो है आय वो जनरेट की जाती थी। तो इसके अलावा अगर हम आगे इसमें बात करें गुप्त शासकों के शासन व्यवस्था के बारे में, तो कईयों प्रकार के कर आपके जो है गुप्त काल के अंदर लिए जाते थे। जैसे कल्पिता, तो कल्पिता गुप्त साम्राज्य में ले जाने वाला एक प्रकार का कर था। कैसा कर था, बिक्री कर था। वस्तुओं को बेचने पर जो है ये कर आपका लगाया जाता था, बेची जाने वाली वस्तुओं के ऊपर इस कर को लगाया जाता था। दूसरा था दोस्तों बलि। दूसरा कौन सा था, बलि। अगर बलि की अगर हम बात करें तो ये जनता पर लगाया जाने वाला अतिरिक्त टैक्स था, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। भोग की अगर बात करें तो राजा को उपहार स्वरूप मिलने वाला जो कर है वो भोग कहलाता था। और उसी तरीके से हिरण्य की अगर बात करें तो हिरण्य जो होता था वो कृषि उत्पाद के बदले राजा द्वारा लिया जाने वाला कर होता था, कि कृषि उत्पाद के बदले राजा द्वारा लिया जाने वाला आपका कर, ये नगद में भी हो सकता था और आपका जो है फसल में भी दिया जा सकता था। भाग की अगर हम बात करें तो भाग जो है ये राजा को भूमि उत्पादन से प्राप्त होने वाला हिस्सा था, कि राजा को जो भूमि के प्रोडक्शन से, भूमि की जमीनी राजा की जो राज की भूमि होती थी वहाँ से जो प्रोडक्शन की जाने वाली जो आपकी फसलें थी उसका जो कुछ हिस्सा है जो राजा को दिया जाता था उसे आपका भाग कहलाता था। नगरों से वसूला गया जो बिक्री कर है दोस्तों उसे शुल्क कहते थे। नगरों से वसूला जाने वाला जो बिक्री कर था उसे शुल्क कहते थे। तो
गुप्त काल में कल्पिता, बलि, भोग, हिरण्य, भाग और शुल्क जैसे अनेक प्रकार के कर आपके प्रचलित थे। तो ये हमने बात किया आपके जो है गुप्त काल के प्रमुख टैक्सेस के बारे में। इसके अलावा दोस्तों व्यापार की अगर बात करें या फिर व्यापारिक वस्तुओं की अगर बात करें तो ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाली दोस्तों। लगातार आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और आप वीडियो को कंप्लीट जो है आप वॉच कीजिएगा, कंप्लीट पूरा इसको देखिएगा, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, इसी के साथ जो अगर हम बात करें गुप्त काल के अंदर व्यापार की, तो व्यापार जो है दोस्तों किस तरीके से किया जाता था। जो गुप्त काल में जो व्यापार है, ट्रेड का है, उसकी क्या कंडीशन थी। तो गुप्त काल में व्यापार दो प्रकार के व्यापारी होते थे। ठीक है, दो प्रकार के ट्रेडमैन होते थे। एक को कहते थे श्रेष्ठी और दूसरे को कहते थे सार्तवाह। तो ध्यान रखना, एक को होता था श्रेष्ठी और दूसरा होता था सार्तवाह। अब श्रेष्ठी क्या होता था दोस्तों, ये एक ही स्थान पर बैठकर व्यापार करता था, जैसे शॉपकीपर। ठीक है, तो ये एक ही जगह दुकान लगा करके क्या है अपनी वस्तुओं की आपका जो है वो आपकी जो है आयात और निर्यात करता था। ये एक ही जगह जो बैठकर है वो व्यापार करता था। सार्तवाह की अगर हम बात करें तो ये अलग अलग स्थानों पर जाकर वस्तुओं को बेचना या उसका व्यापार करते थे, जिसको आप फेरी वाले की संज्ञा भी दे सकते हैं। ठीक है, तो फेरी वाले की संज्ञा सार्तवाह, ये अलग अलग स्थानों पर जाकर अपनी वस्तुओं को बेचते थे। अनेक प्रकार की आपकी जो वस्तुएं हैं उसको जो है आपका निर्यात करते थे। इसके अलावा व्यापारिक वस्तुओं की अगर बात करें कि कौन कौन सी वस्तुओं का व्यापार किया जाता था दोस्तों गुप्त काल में, तो सबसे प्रमुख है काली मिर्च होती थी, चंदन होता था, हाथी या फिर हाथी दांत, घोड़े, तांबा, सोना और चांदी और अन्य मूल्यवान जो आपकी धातुएं हैं उनका जो है आयात और निर्यात मौर्य आपका जो है गुप्त काल में किया जाता था। तो ये हमने बात करी व्यापार के बारे में। इसके अलावा अगर व्यापार की बात करें कि व्यापार किस तरीके से किया जाता था, तो दोस्तों व्यापार जो है मुख्यतः वैसे तो स्थल मार्ग से भी किया जाता था, आंतरिक भागों में स्थल मार्ग से किया जाता था। भारत के अंदर का जो व्यापार है व्यापारी जो करते थे वो आपके स्थल मार्ग से करते थे, परंतु भारत से बाहर वो उनको जल मार्ग से किया जाता था। तो अगर हम व्यापार की यहाँ पर बात करें तो प्रमुख जो जलमार्ग के जो प्रमुख बंदरगाह होते थे, जैसे पोलियाना, तो पोलियाना जो कल्याणी जो बंदरगाह है उसको क्या है आपका, ये आपका उस टाइम का प्रमुख बंदरगाह है, या फिर उस टाइम का जो बंदरगाह है गुप्त काल के प्रमुख बंदरगाह उनमें से पोलियाना यानी आज का जो कल्याणी बंदरगाह है वो आपका जो है गुप्त काल का प्रमुख बंदरगाह था। पोलियाना हो गया, ये आपका कल्याणी के अंदर पड़ता है दक्षिण भारत में। चोल बंदरगाह और मंगलोर, ठीक है, मंगलोर बंदरगाह ये, या फिर आपका जो है नालोपताना, और ये सारे के सारे जो बंदरगाह है दोस्तों कहाँ के थे, आपके गुप्त काल के प्रमुख बंदरगाहों में से एक थे। पोलियाना, चोल बंदरगाह, मंगलोर बंदरगाह, आपका जो है नालोपताना बंदरगाह, ये सारे गुप्त काल के प्रमुख जो है प्रसिद्ध बंदरगाह थे, जहाँ से जो है गुप्त काल के अंदर जो है आपका वस्तुओं का आयात और निर्यात भारत से बाहर जलमार्ग से किया जाता था। कृषि एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो गुप्त काल में गेहूं है, चावल है, जौ है, दाल है, मटर है, गन्ना है, तिलहन, मसूर आदि फसलों को उगाया जाता था। इसका उत्पादन अच्छे खासे पैमाने पर जो है किया जाता था। तो इस तरीके से कृषि के संदर्भ में भी जो है गुप्त काल में काफ़ी अनेक प्रकार की फसलों को जो है उत्पादन किया जाता था। अगर हम बात करें गुप्त काल में भूमि के, जमीन के, तो गुप्त काल की जो भूमि है वो कईयों प्रकार से उसको जाना जाता था दोस्तों। गुप्त काल की जो भूमि है उसको कईयों नामों से जाना जाता था, जिसमें कि अगर हम बात करें क्षेत्र भूमि क्या होती थी, ये क्षेत्र भूमि कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र भूमि कहते थे। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। खिल्य भूमि एक होता था दोस्तों, खिल्य मौर्य काल में होता था। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गुप्त काल की। यहाँ पर लिखा है खिल्य क्या होती है, बंजर जमीन को क्या बोलते थे, खिल्य। अपरहत जमीन की अगर बात करें, अपरहत जो भूमि होती थी बिना जोती हुई जंगली जमीन, उसको क्या कहते थे, अपरहत। और वास्तु भूमि की बात करें तो निवास करने योग्य या रहने योग्य भूमि को वास्तु भूमि कहते थे, और बिना जोती गई जमीन को क्या कहते थे, अपरहत, और बंजर भूमि को खिल कहते थे, और कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र भूमि कहा जाता था। तो ये हमने बात की है आपका जो है गुप्त काल में भूमि के प्रकार, कृषि के बारे में, व्यापार के बारे में, और आपका जो है गुप्त काल में केंद्रीय प्रशासन और किस तरीके से आपका जो है प्रशासन को करने के लिए आपका जो राज्य है प्रांतों को अलग अलग जो है भागों में विभाजित किया गया था। इसके साथ अगर हम आगे बात करें गुप्त काल के प्रमुख सिक्के यानी कॉइन्स यानी मुद्रा, तो मुद्रा में ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, काफ़ी वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो है आपका ये पॉइंट है, ये आपने ध्यान रख लेना है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो सबसे पहली बात कि गुप्त काल के सिक्के की अगर बात करें तो कुमार देवी सिक्के, तो कुमार देवी सिक्के जो है किसने प्रचलित किए थे? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट की जो पत्नी थी कुमार देवी, उसने जो है इसके नाम पर ये सिक्के जारी किए थे दोस्तों। दूसरा है आपका धनुर्धर है, गरुड़ प्रकार है, बीणाधारी प्रकार के जो सिक्के हैं ये किसने चलाए थे? आपका जो समुद्रगुप्त ने। चंद्र विक्रम सिक्के की जो प्रचलन है वो किसने किया था? वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किया था। ये भी आपने ध्यान रख लेना है। चंद्र विक्रम यानी जो विक्रमांक है या फिर आपका जो सिंह विक्रम है किसको जाना जाता था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को इस नाम से जाना जाता था। इसके अलावा गजरोही, खड़गधारी, खगनिहंता, कार्तिकेय, इस प्रकार के जो सिक्के हैं ये चलाए थे कुमार गुप्त ने। किसने चलाए थे दोस्तों? गुप्त नरेश कुमार गुप्त के द्वारा चलाए गए थे। ठीक है, इसके अलावा सिंह हत्यारा या तलवारबाज या घुड़सवार सिक्के, सिंह हत्यारा, दूसरा आपका तलवारबाज और घुड़सवार प्रकार के जो सिक्के हैं वो किसने चलाए थे? स्कंदगुप्त ने। तो ये भी आपने ध्यान रख लेना, गुप्त काल के द्वारा चलाए, गुप्त काल के शासकों में अलग अलग तरीके से चलाए गए जो सिक्के हैं वो किसने किस प्रकार के सिक्के चलाए, ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, कई बार प्रश्न आ जाता है कि खड़गधारी या फिर खड़ग जो आपका खड़ग जो धारी सिक्का है निम्नलिखित में किस गुप्त काल शासक का था? तो किसका था दोस्तों? कुमार गुप्त का। ठीक है, कार्तिकेय कौन सा ऐसा गुप्त शासक था जिसने अपने सिक्कों पर आपका जो है शिव के पुत्र कार्तिकेय को आपका जो है कार्तिकेय की मूर्ति को अंकित या कार्तिकेय के चिन्ह को अंकित करवाया था? तो वो भी कौन था? कुमारगुप्त। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं दोस्तों। इसके अलावा गुप्त काल की कला के बारे में अगर बात करें, आर्ट के बारे में अगर बात करें, तब भगवान शिव की जो अर्धनारीश्वर की जो प्रतिमा है, अर्धनारीश्वर की जो प्रतिमा है वो सबसे पहली बार गुप्त काल में बनाई गई थी। इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पहली बार भगवान शिव की जो अर्धनारीश्वर, एक आपका आधा आपका जो नारी और आधा आपका पुरुष, इस प्रकार की जो मूर्तियाँ आजकल जो प्रचलित है भगवान शिव की, वो पहली बार किस काल में बनाई गई थी दोस्तों? गुप्त काल में बनाई गई थी। ठीक है, त्रिमूर्ति पूजा का आरंभ सबसे पहले गुप्त काल में ही हुआ था। त्रिमूर्ति मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इसकी मूर्ति पूजा का जो प्रचलन है वो सबसे ज़्यादा गुप्त काल में बढ़ा था। देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के जो झांसी में है, ये आपका गुप्त काल का सबसे बड़ा आपका कला का उदाहरण है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तो ध्यान रखना देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त काल में बनाया गया था। ये जो मंदिर है दोस्तों आज कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के झांसी में है और किस शैली में बनाया गया है? शिखर शैली में बनाया गया है। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है। इसी के साथ अगर हम आगे बात करें तो गुप्त काल के सबसे बड़े जो खगोलविद थे दोस्तों वो कौन थे? आपके जो है आर्यभट्ट। कौन थे? आर्यभट्ट जो है गुप्त काल के सबसे बड़े आपके जो है क्या थे? खगोलविद थे। अब आर्यभट्ट के कार्यों की अगर हम बात करें तो इन्होंने सूर्य सिद्धांत, जीरो की खोज, शून्य की खोज, दशमलव प्रणाली और आर्यभट्टियम नामक जो ग्रंथ है उसको जो है प्रचलित किया, आपका उसका जो है प्रतिपादन किया था। सूर्य नामक सिद्धांत दिया था, शून्य की खोज की थी, दशमलव प्रणाली को दिया था और आर्यभट्टियम के प्रतिपादक और सूर्य सिद्धांत ग्रंथ के रचयिता कौन थे दोस्तों? आर्यभट्ट थे। भारत पर हुणों के आक्रमण का प्रमाण, ध्यान रखना, भारत में जो हुणों का जो आक्रमण है उसको ही गुप्त काल के या गुप्त साम्राज्य के अंत का मुख्य कारण माना जाता है। और भारत में हुणों के आक्रमण का जो प्रमाण मिलता है वो मिलता है भीतरी स्तंभ लेख से। कहाँ से मिलता है दोस्तों? भीतरी अभिलेख से मिलता है। ठीक है, जो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, जिसे आपका जो है स्कंदगुप्त के द्वारा बनाया गया था। ये जो अभिलेख है किसने बनाया था? स्कंदगुप्त के द्वारा इसे निर्मित करवाया गया था। किसको? भीतरी अभिलेख को। इसके अलावा अगर हम आगे इसमें बात करें गुप्त काल के प्रमुख रचनाकार, कि गुप्त काल की जो प्रमुख रचनाकार, नाटककार जो है काफ़ी जो विशेषज्ञ थे दोस्तों, काफ़ी बड़े बड़े इतिहासकार, काफ़ी बड़े बड़े जो आपके साहित्यकार थे, ये गुप्त काल के प्रमुख, जिनमें से कईयों नाटककार थे, कईयों इतिहासकार थे और कईयों प्रमुख लेखक थे। उनमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले विष्णु शर्मा ये भी गुप्त काल का एक महान नाटककार था जिसने पंचतंत्र जो है पंचतंत्र ग्रंथ को लिखा था। ठीक है, उसी के चलते अगर दूसरा है आपका कालिदास जिसे कि भारत का शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। इसने मालविका अग्निमित्र, दूसरा विक्रमोर्वशी, मेघदूत, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, ऋतुसंहार और इस प्रकार के कईयों सारे जो ग्रंथ हैं उनके जो रचयिता थे वो कौन है दोस्तों? कालिदास है। ठीक है, जिन्हें कि भारत का शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके प्रमुख ग्रंथ है मालविका अग्निमित्र है, विक्रमोर्वशी है, मेघदूत है, रघुवंशम है, अभिज्ञान शकुंतलम है, कुमार संभव है और ऋतुसंहार है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के ग्रंथ हैं इनको दोस्तों, और इन्हें भारत का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? कालिदास को कहा जाता है। तो ये भी आपने बात ध्यान रखना है, किसको कहते हैं? कालिदास को कहते हैं। क्लियर? इसी के साथ
अगर हम आगे बात करें तो अगला जो है आपका, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो आपके साहित्यकार थे, जिसमें कि जैसे विशाखा दत्त। तो विशाखा दत्त की अगर बात करें तो इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा दोस्तों? मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, जिससे हमें चंद्रगुप्त के बारे में प्लस आपका जो है मौर्य साम्राज्य के उत्थान और नंद वंश के अंत के बारे में जानकारी मिलती है, तो विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस से। उसी के साथ वत्स भट्टी की अगर बात करें तो वत्स भट्टी ने ग्रंथ लिखा रावण वध, ये भी गुप्त काल का प्रमुख नाटककार था। इसके अलावा भास की बात करें तो भास के द्वारा जो लिखा गया था स्वपन वासव दत्ता और चारु दत्तम, ये जो ग्रंथ है किसने लिखे थे? आपका जो है भास के द्वारा लिखे गए थे। शूद्रक ने जो लिखा था दोस्तों वो मृच्छकटिकम ग्रंथ है, वो किसने लिखा था? शूद्रक के द्वारा लिखा गया था। तो ये भी गुप्त काल के भीतर जो है आपका रचित किया गया था। धन्वंतरी की अगर बात करें तो इसने शल्य शास्त्र यानी चिकित्सा से रिलेटेड है ये, ठीक है, औषधियों से रिलेटेड है, तो ये धन्वंतरी के द्वारा लिखा गया है शल्य शास्त्र। ब्रह्मगुप्त की अगर बात करें तो ब्रह्मगुप्त ने लिखा था ब्रह्म सिद्धांत दिया था दोस्तों, इसने ब्रह्म सिद्धांत को लेकर के इन्होंने ग्रंथ लिखा था। बाण भट्ट की अगर बात करें तो इन्होंने लिखी थी हर्षचरित, ठीक है, हर्षचरित जो लिखी थी किसने? बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। और इसी के चलते 12 मिहिर की अगर हम बात करें तो इन्होंने पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता का जो है संपादन इनके द्वारा किया गया था। तो ये सारे के सारे जो ग्रंथ हैं दोस्तों ये गुप्त काल में लिखे गए थे, जिसमें चाहे आपका विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस हो, वत्स भट्टी का रावण वध हो, भास का स्वपन वासव दत्ता या चारु दत्तम, शूद्रक का मृच्छकटिकम है, धन्वंतरी का शल्य शास्त्र, ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांतिका और आपका बाण भट्ट का हर्षचरित है, और 12 मिहिर का जो है दोस्तों वो पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता है। ये सारे ग्रंथ जो है गुप्त काल के अंदर जो है वो आपके लिखे गए थे, और गुप्त काल के सारे के सारे प्रमुख नाटककार थे। इसके अलावा अगर हम बात करें गुप्त काल के प्रमुख कला और साहित्य के बारे में, तो इसमें गुप्त काल के प्रमुख मंदिरों के बारे में हम बात करेंगे, जिनको कि गुप्त काल की प्रमुख कला का अद्भुत जो है नमूना माना जाता है, ठीक है। गुप्त काल की प्रमुख कला का महत्वपूर्ण जो आज भी जो आपके जो है आधे से ज़्यादा जो मंदिर है आज भी आपके देखने को मिलते हैं, तो जो कि गुप्त काल में बनाए गए थे। इनमें सबसे प्रमुख मंदिर है दोस्तों तिगुआ का विष्णु मंदिर। तिगुआ का जो विष्णु मंदिर है ये आपका अब कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के जबलपुर के अंदर है। ये भी गुप्त काल में बनाया गया था, तिगुआ का विष्णु मंदिर। तो देखकर प्रश्न आ जाता है कि गुप्त काल में बना प्रमुख विष्णु मंदिर कहाँ पर है? तो ये जबलपुर मध्य प्रदेश में, जिसे कि तिगुआ का मंदिर कहते हैं। दूसरा है दोस्तों आपका भूमरा का शिव मंदिर। भूमरा का शिव मंदिर अगर हम बात करें भूमरा का, तो ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है दोस्तों। ये गुप्त काल की कला का एक प्रमुख जो है प्रमाण है। दूसरा उसी तरीके से नचना कुठार का पार्वती मंदिर। नचना कुठार का पार्वती मंदिर ये आपका मध्य प्रदेश के पन्ना में है दोस्तों, ठीक है। उसी की चलते आगे अगर हम बात करें प्रमुख मंदिरों में, देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है दोस्तों, और गुप्त काल की कला का प्रमुख जो है नमूना और प्रमुख जो कला का उदाहरण माना जाता है, ठीक है। इसी के चलते आगे अगर बात करें चौथी शताब्दी के बारे में, तो जो दोस्तों चौथी शताब्दी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चौथी शताब्दी ईस्वी में गुप्त काल तक भगवद गीता को संकलित किया गया था। तो ध्यान रखना, श्रीमद् भगवद की जो गीता है उसका जो संकलन है दोस्तों वो चौथी शताब्दी यानी गुप्त काल में ही पहली बार किया गया था। इससे पहले जो श्रीमद् भागवत गीता है उसका ये जो सारे के सारे जो साहित्य हैं वो पहले मौखिक रूप से इन ग्रंथों को आपका जो है बताया जाता था या बोला जाता था। ये मौखिक रूप से पहले थे, इनको जो लिखित रूप में संकलित किया गया श्रीमद् भागवत गीता को गुप्त काल के अंदर सबसे पहले किया गया था दोस्तों। तो ये भी आपने बात ध्यान लेनी है। और सबसे पहली मेन बात यह है कि इस काल में जैसा कि मैंने आपको बताया कि त्रिमूर्ति पूजा का जो आरंभ है हो गया था, ठीक है। और सबसे पहली बार जो है मूर्ति पूजा की जो शुरुआत है दोस्तों वो गुप्त काल से ही मानी जाती है। इससे पहले जो मूर्ति पूजा है भारत में, ईश्वर की जो मूर्ति पूजा है वो आपकी ईश्वर त्रिमूर्ति पूजा ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवताओं की जो मूर्ति के रूप में पूजा है वो इससे पहले देखने को नहीं मिलती थी दोस्तों। अगर हड़प्पा सभ्यता के अंदर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के लोग भी जो है उसमें मूर्ति पूजा का तो प्रचलन था, परंतु वो किसी पर्सनल देवी देवता को मूर्ति पूजा देवते के रूप में, ईश्वर के रूप में जो है उनको पूजा नहीं करते थे। वो केवल प्राकृतिक देवी देवताओं को शक्ति के रूप में उनकी पूजा करते, प्राकृतिक शक्तियों को जो है वो मानते थे। परंतु देवी देवताओं की पूजा और मूर्ति के रूप में पूजा जो है आपकी सबसे पहली बार जो प्रचलन बढ़ा वो आपका गुप्त काल के अंदर बढ़ा, ठीक है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। इसी काल में बहुत सारी देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई गई और उनको जो है पूजा के लिए जो है अग्रणी माना गया। तो ये सारा कुछ सारा जो कार्य है दोस्तों गुप्त काल के अंदर हुआ। परंतु आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें
क्योंकि कुछ दिनों के बाद हम जो है लाइव क्लास शुरू करने वाले हैं, जिसमें कि हम जो है हिस्ट्री के अलग अलग सेशन और अलग अलग क्लासेस में अलग अलग पार्ट के टॉपिक को स्टडी करेंगे। हिमाचल जीके से रिलेटेड बिल्कुल टेट के लिए हिमाचल प्रदेश टेट, जेबीटी टेट, कमीशन या फिर अदर प्रकार के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर के जो है हम अलग अलग सेशन में आपका जो है अलग अलग सब्जेक्ट को जो है ऑनलाइन क्लासेस में शुरू करने, आपके जो लाइव क्लासेस में बैच शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों लगातार बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। परंतु अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया है, तो पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी आप जरूर ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो भी रिएक्शन आप जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि जब तक आपका रिएक्शन नहीं आएगा तब तक हमें पता नहीं चल पाएगा कि आपको वीडियो पसंद आई है या नहीं आई, आपको कैसा कंटेंट चाहिए, किस प्रकार का आपका मटेरियल चाहिए आपको और कौन से एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप पहले कमेंट बॉक्स में इस बात को जरूर बता दीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगर आगे हम बात करें गुप्त काल में, अगर हम आगे की बात करें दोस्तों, तो आगे जो है हमारा गुप्त काल के, अभी मैंने बात की थी गुप्त काल के प्रमुख मंदिर के बारे में, और अभी हम बात करेंगे गुप्त काल में बनाए गए प्रमुख अभिलेख। तो गुप्त काल के अगर अभिलेख की बात करें तो गुप्त काल के प्रमुख अभिलेखों में कईयों जो शासक थे दोस्तों जो गुप्त काल में जिन्होंने अभिलेख लिखवाए। हालांकि भारत में सबसे पहली बार जो आपका अभिलेख लिखने की जो कला है या फिर अभिलेख लिखने की जो प्रथा है, सबसे पहले अशोक के द्वारा की गई थी। अशोक के मौर्य काल में भी बहुत सारे अभिलेख बनाए गए, ठीक है, और इसके बाद गुप्त शासकों ने भी काफ़ी ज़्यादा अभिलेख जो है प्रचलित करवाए। तो इन अभिलेखों में हमने देखना है कि कौन कौन से ऐसे अभिलेख थे जो गुप्त काल में बनाए गए थे। इनमें सबसे पहले अगर हम बात करें समुद्रगुप्त की, तो भाई समुद्रगुप्त के द्वारा जो बनाए गए अभिलेख है उनमें अगर हम बात करें समुद्रगुप्त के द्वारा बनाए गए अभिलेखों में, तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, तो प्रयाग प्रशस्ति का जो अभिलेख है दोस्तों ये समुद्रगुप्त ने आपका जो है बनाया था, क्योंकि ये समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। जो इसको समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे हरिसेन, उन्होंने लिखा था, और समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख इस अभिलेख में जो है आपको मिलता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपने ध्यान रख लेना है, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। इसी के चलते अगर आगे हम बात करें मेहरौली स्तंभ लेख की, तो मेहरौली का जो स्तंभ लेख है दोस्तों ये किसने बनाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। किसने बनाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था मेहरौली स्तंभ लेख। मेहरौली का जो स्तंभ लेख है ये किस गुप्त शासक ने बनाया था? वो बनाया था चंद्रगुप्त II ने। उसी के चलते जूनागढ़ अभिलेख है दोस्तों, भीतरी स्तंभ लेख है, इंदौर का पाषाण लेख है और सूपिया का अभिलेख है। ये सारे के सारे जो अभिलेख हैं वो किसके द्वारा, किस गुप्त शासक के द्वारा बनाए गए थे? वो बनाए गए थे स्कंदगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? स्कंदगुप्त के द्वारा। गुप्त शासक जो है स्कंदगुप्त, उसने इन सभी अभिलेखों को निर्मित करवाया था। कौन कौन से? जूनागढ़ का अभिलेख है दोस्तों, दूसरा आपका भीतरी स्तंभ लेख है, इंदौर का आपका जो है पाषाण लेख है और सूपिया का अभिलेख है। तो ये सारे के सारे जो अभिलेख है दोस्तों कहाँ से प्राप्त होते, किसने बनाए थे? ये स्कंदगुप्त के द्वारा बनाए गए थे, ठीक है। इसके अलावा बुद्धगुप्त की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बुद्धगुप्त के द्वारा पहाड़पुर शिलालेख, पहाड़पुर का जो शिलालेख है वो किसने बनवाया था? वो बनाया था बुद्धगुप्त ने। किसने बनाया था? बुद्धगुप्त ने। उसी के चलते अगर हम आगे बात करें भानुगुप्त की, गुप्त शासक जो भानुगुप्त था उसने एरन का अभिलेख जो है वो बनवाया था। एरन का अभिलेख किसने बनाया था? भानुगुप्त के द्वारा, गुप्त शासक भानुगुप्त के द्वारा निर्मित कराया गया था। और इसी अभिलेख में ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 510 एडी में इसी एरन के अभिलेख से हमें पहली बार सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। पहली बार सती प्रथा का प्रमाण किस एक अभिलेख से मिलता है? वो मिलता है दोस्तों एरन अभिलेख से, जो किसने बनाया था? भानुगुप्त के द्वारा निर्मित करवाया गया था। और उसी के चलते अगर हम बात करें गुप्त काल की जो राजकीय भाषा थी या गुप्तों की जो राजकीय भाषा थी वो थी संस्कृत। और इसी के चलते अगर हम आगे बात करें इनके राजकीय चिन्ह के बारे में, तो राजकीय चिन्ह क्या था इनका? वो था गरुड़। कौन सा था दोस्तों? गरुड़ था। राजकीय भाषा कौन सी थी? संस्कृत। और राजकीय जो चिन्ह था वो कौन सा था? गरुड़, ठीक है। तो ये हमने बात किया किसके बारे में? गुप्त साम्राज्य के प्रशासन, कला, संस्कृति, साहित्य और जो है आपका प्रशासन से संबंधित आपके जो है जितनी प्रकार की जो आपके व्यवस्थाएं थी उन तमाम चीज़ों के बारे में हमने इस वीडियो में बात कर ली है, ठीक है। इसमें हमने देखा था काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये अभिलेख पूछे जाते हैं दोस्तों अलग अलग एग्ज़ाम के अंदर, कि जैसे आपका बड़े लेवल का कोई एग्ज़ाम होता है, जैसे आपका
कमीशन है, कमीशन लेवल का एग्ज़ाम हो गया, या फिर आपका जो है सेक्रेटरीट है, सब इंस्पेक्टर है, या आपका सेंट्रल लेवल का कोई एग्ज़ाम है दोस्तों, तो उसमें ये सारे के सारे यहाँ से जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है। समुद्रगुप्त का अभिलेख किसने, कौन सा अभिलेख बनाया? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसने बनाया था? समुद्रगुप्त ने। महरौली स्तंभ लेख किसने बनाया था? चंद्रगुप्त II ने। भीतरी स्तंभ लेख, इंदौर का पाषाण लेख या सूपिया का लेख या जूनागढ़ अभिलेख, ये स्कंदगुप्त ने बनाया था। पहाड़पुर का किसने बनाया था? बुद्धगुप्त ने बनाया था। किस अभिलेख से सती प्रथा के प्रमाण मिलते हैं सबसे पहली बार? वो मिलते हैं दोस्तों आपका जो है एरन अभिलेख से, लगभग 510 ईस्वी में। किसने बनाया? भानुगुप्त ने बनाया था। गुप्तों की राजकीय भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। और आपके जो राजकीय जो इनका जो पशु था वो कौन सा था? वो था गरुड़। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हमने आज की वीडियो में डिस्कस कर ली है, और इसी के साथ हमारा गुप्त जो एम्पायर है, गुप्त साम्राज्य जो है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने बात की चंद्रगुप्त मौर्य गुप्त साम्राज्य के उत्थान के बारे में, गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था के बारे में, साम्राज्य के बारे में, शासकों के बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में, और उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, कला और संस्कृति, इन तमाम चीज़ों को हमने 3 वीडियो के अंदर जो है कंप्लीट किया है दोस्तों। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। जो गुप्त एम्पायर है हमारे पास, उसके टोटल 3 पार्ट्स हमने 3 पार्ट्स में उसको जो है कैलकुलेट किया है। 3 पार्ट्स को लेकर के हमने वीडियो बनाई है। अगर आप गुप्त साम्राज्य को कंप्लीट वॉच करना चाहते हैं, कंप्लीटली आप जो है पढ़ना चाहते हैं, तो इसको तीनों पार्ट आप जरूर देखिएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सेशन के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।